जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री अखिलेश यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री अखिलेश यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी माइती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी माइती जी जिंदाबाद जिंदाबाद श्री अखिलेश यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री अखिलेश यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी माइती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी माइती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री अखिलेश यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री अखिलेश यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी माइती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहे माननीय बहन कुमारी मायावती जी हम सबके बीच में पहुंच चुकी हैं। माननीय बहन जी के आगमन पर हम सभी माननीय बहन जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के भी आगमन पर हम सभी इनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। इनके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी भी आए हुए हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। इनके साथ साथ माननीय बहन जी के छोटे भाई के बेटे श्री आकाश आनंद जी भी आए हुए हैं, उनका भी खासकर यहाँ युवा वर्ग हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। साथियों, जोरदार तालियों से स्वागत करने का काम करें। हम चाहेंगे चंदौली लोकसभा के सम्मानित प्रत्याशी श्री संजय चौहान जी व श्री रामकृष्ण यादव जी पूर्व सांसद, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी आए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहे माननीय बहन कुमारी मायावती जी को स्मृति चिन्ह देकर के, हाथी का स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करने का काम करें। हम चाहेंगे चंदौली लोकसभा के प्रत्याशी श्री संजय चौहान जी आए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे माननीय श्री अखिलेश यादव जी को साइकिल का प्रतीक चिन्ह देकर के भेंट करने का स्वागत करने का काम करें। साथ ही हम चाहेंगे चंदौली लोकसभा के सम्मानित प्रत्याशी श्री संजय चौहान जी आए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को फूलों का गुलदस्ता देकर के सम्मानित करने का काम करें। साथ ही हम चाहेंगे चंदौली लोकसभा के प्रत्याशी श्री संजय चौहान जी आए, माननीय बहन जी के छोटे भाई के बेटे श्री आकाश आनंद जी को फूलों का गुलदस्ता देकर के भेंट करने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहे माननीय बहन कुमारी मायावती जी से मैं बहुत ही अनुरोध के साथ बुलाना चाहता हूं कि आए इस विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करने की कृपा करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। पहले ठीक था। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए यहाँ गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग बीएसपी, सपा
वे आरएलडी के बने गठबंधन के अपने लोकसभा उम्मीदवार के समर्थन में मेरे साथ साथ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को भी सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और वैसे आज इस भयंकर गर्मी में तो मुझे आपकी इस अपार भीड़ और भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग नमो नमो वालों की जरूर छुट्टी करने वाले हैं और अपने जय भीम वालों को ही लाने वाले हैं। और आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी हो जाएगी यदि आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन का अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन के उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ इसी कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है। किंतु यह खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है, जिसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनना सेठों को ही और भी ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसी प्रकार केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी खासकर जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक व पूंजीवादी सोच के चलते हुए यहाँ पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है।
और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में अभी तक भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है, अर्थात अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंद सा ही हो गया है। और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुर्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इन लोगों के अलावा इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है। और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे हमारे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अपने देश के अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। किंतु इस मामले में अति दुख की बात यह है कि इसे भी अब बीजेपी के लोग इस चुनाव में किसी न किसी रूप में भुनाने में ही लगे हैं। ऐसे हालातों में अब आप लोगों को इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और विरोधी पार्टियों को भी यहाँ किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में आसीन नहीं होने देना है, जिनको आप लोग काफी आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश कर रही हैं, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके ज्यादातर हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी बिल्कुल नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद अधिकांश दरकिनार ही कर देती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का ज्यादातर विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और इस संदर्भ में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी
कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अब ये अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। और इस कांग्रेस पार्टी ने देश के खासकर अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संबंध में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था करेगी। इस प्रकार बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे अनेकों और किए गए इनके प्रलोभन भरे चुनावी वायदों के बहकावे में भी यहाँ अति गरीबों को व अन्य जरूरतमंद लोगों को भी बिल्कुल भी नहीं आना है और इन्हें अब यहाँ केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपने बने इस गठबंधन को ही देना है, जो ये केंद्र में अपनी सरकार बनने पर फिर यहाँ पूरे देश में अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएंगे। और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिसके लिए अब आप लोगों को चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन के उम्मीदवार को जरूर कामयाब बनाना है। और अच्छी बात यह है कि सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव ने भी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए तो यहाँ अपनी पार्टी के लोगों को भी काफी युद्ध स्तर पर लगाया हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तो 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को काफी युद्ध स्तर पर लगाया हुआ है और वैसे ये खुद भी काफी मेहनत से लगे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा यहाँ चंदौली लोकसभा की सीट से खास तौर से बहुजन समाज पार्टी के लोगों से ये कहना है कि आप लोगों की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि चंदौली लोकसभा की सीट पर आप लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग तो लगे ही हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि आप लोगों को ये मानकर नहीं चलना है कि यहाँ पर गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, बल्कि ये मानकर चलना है कि ये समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ मैं अपने गठबंधन के लोगों को ये जरूर कहना चाहती हूँ, यदि आप लोग ये चाहते हैं कि इस बार केंद्र में हम लोग अपनी सरकार बनाएं, तो फिर आप लोगों को
यहाँ अपने इस बने गठबंधन की एक एक सीट को जिताना बहुत जरूरी है, इसलिए चंदौली सीट को भी जिताना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि प्रदेश में आज यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी तक जितने भी चरण के वोट पड़ चुके हैं, 6 चरण के वोट पड़ चुके हैं, आपका आखिरी चरण बचा है, ये 7वां चरण है। और चुनाव प्रचार का भी आज ये आखिरी दिन है। और मेरा आप लोगों से ये कहना है कि अभी तक जो 6 चरण के जो वोट पड़े हैं, जो 6 चरण में चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, आखिरी चरण बचा है, लेकिन उनकी रिपोर्ट हमें अधिकांश या अपने गठबंधन के पक्ष में ही काफी अच्छी मिली है। 6 चरणों की रिपोर्ट हमें बहुत अच्छी मिल रही है कि 6 चरणों में जो वोट पड़ा है, हमारे गठबंधन के उम्मीदवार ज्यादातर चुनाव जीतने वाले हैं। और अब हमारा आगे का आखिरी चरण का भी ये जो आखिरी चरण भी है, इनसे और भी ज्यादा बेहतर रहने वाला है, 6 चरण से ज्यादा और भी बेहतर रहने वाला है, जिसकी हमें पूरी उम्मीद भी है। लेकिन इससे अब यहाँ बीजेपी बहुत ज्यादा घबराई हुई है, काफी ज्यादा चिंतित भी है, तथा इनकी पूरी नींद भी उड़ी हुई है। और इतना ही नहीं, बल्कि इनके ढीले व लटके पड़े चेहरे ये बता रहे हैं कि अभी चुनाव में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार जा रही है, विदा हो रही है। और इसके साथ ही अब इनके 23 मई से बुरे दिन ही आने शुरू हो जाएंगे। इनके अच्छे दिन का जमाना गया, अब इनके 23 मई से बुरे दिन आने शुरू हो जाएंगे। और फिर इसके बाद होगा क्या? और फिर इसके बाद या इनके योगी के भी मठ में जाने की पूरी तैयारी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से अपनी ऐसी खराब स्थिति को देखते हुए अब ये लोग, अब बीजेपी एंड कंपनी के लोग यहाँ की जनता की सहानुभूति लेने वे उन्हें गुमराह करने के लिए भी किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके तहत ही इन्होंने यहाँ हमारे गठबंधन को कमजोर करने व इसे तोड़ने के लिए भी खासकर बीएसपी व सपा में किस्म किस्म के भ्रम पैदा करने की भी पूरी कोशिश की है, जिसमें इनको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली है, जिसको लेकर भी ये लोग काफी ज्यादा दुखी हैं। लेकिन फिर भी यहाँ मैं आप लोगों को ये जरूर बता देना चाहती हूँ, अब यह हमारे गठबंधन के मामले में इनकी फूट डालो और राज करो की नीति कतई भी चलने वाली नहीं है। हमारा ये गठबंधन मजबूत है, मजबूती से बना है, काफी सोच समझ के बना है, काफी सोच विचार करके बना है। हमारा ये गठबंधन लंबा चलेगा और ये गठबंधन तो बीजेपी के लोगों की तरह महामिलावटी नहीं है, बल्कि ये सही मायने में ये सामाजिक परिवर्तन का महागठबंधन है। और ये गठबंधन लंबा चलेगा और ये गठबंधन जब तक चुप नहीं होकर बैठेगा तब तक हम लोग केंद्र में तो इनको अब उखाड़ के फेंक ही रहे हैं बीजेपी को, लेकिन केंद्र के साथ साथ जब तक हम लोग उत्तर प्रदेश में भी योगी की सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं देते हैं, उसकी सरकार को भी सत्ता, हम बीजेपी को भी यहाँ से सत्ता से बाहर नहीं कर देते हैं। तो और अब अंत में मेरा आप लोगों से यही कहना है कि हमने गठबंधन के तहत यहाँ समाजवादी पार्टी से चंदौली जो लोकसभा की सीट है, तो यहाँ से संजय चौहान चुनाव लड़े हैं। संजय चौहान चुनाव लड़े हैं, तो जिनको कामयाब बनाने के लिए आप लोगों को समाजवादी पार्टी का जो साइकिल चुनाव चिन्ह है, साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और उसके बाद ही फिर आप लोगों को अपना कोई
जलपान आदि करना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी अपने पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी, जो आज भी बड़ी तादाद में हमें सुनने के लिए आई हैं, वो काफी पीछे बैठी हुई हैं। लेकिन मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को, हमारी माताएं जो बहनें हैं, तो उनको वोट वाले दिन अपने घर में तो काम काज बाद में करना है, सबसे पहले अपने पुरुषों के साथ निकलकर अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही आप लोगों ने यहाँ हर पोलिंग बूथ पर तो पोलिंग बूथ की कमेटी बनाई हुई है। मेरी पोलिंग बूथ के लोगों से भी ये जिम्मेवारी है, पोलिंग बूथ के कमेटी के जो लोग हैं उनसे भी मेरा ये कहना है, उनके ये पूरी जिम्मेवारी बनती है कि वोट वाले दिन तो आपके पोलिंग बूथ के क्षेत्र का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए। एक एक वोट हमारे कैंडिडेट को, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को, श्री संजय चौहान को साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर जरूर इनको कामयाब बनाना है। समाजवादी पार्टी के लोग तो लगे ही हैं, मेहनत से लगे हैं, लेकिन बीएसपी के लोगों को मैं फिर कहना चाहती हूँ, बीएसपी के लोगों को अपनी ये जिम्मेवारी समझते हुए इस सीट को हारने नहीं देना है। इसको रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जिताना है, हर हालत से जिताना है। मुझे ये मालूम हुआ है कि शायद इस सीट से तो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट मेरे ख्याल चुनाव लड़े हैं, स्टेट के प्रेसिडेंट आज आप लोग ये तैयार करके जाएंगे कि बीजेपी के स्टेट के प्रेसिडेंट की इस चुनाव में आप लोग जमानत जरूर जब्त कराएंगे और अपने उम्मीदवार को आप लोग भारी वोटों के अंतर से जिताएंगे। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। लेकिन अब मेरे बोलने के तुरंत बाद ही सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव भी अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए अपनी जरूरी बात आप लोगों के सामने रखेंगे। अब मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। जय भीम, जय लोहिया व जय भारत। इस चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी, युवा नेता बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद जी, मंच पर उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथी, मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां पंडाल के अंदर हमें बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, पूरा पंडाल भरा दिखाई दे रहा है, वहीं हमारे तमाम साथी न गर्मी की परवाह कर रहे हैं, न धूप की परवाह कर रहे हैं और बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। ये जितने लोग उपस्थित हैं और जिस जोश के साथ अभिनंदन कर रहे हैं, ये भरोसा दिला रहा है कि इस बार चंदौली लोकसभा से गठबंधन ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहा है।
आज चुनाव का आखिरी दिन है और प्रचार का भी आखिरी दिन है। जिस समय चुनाव शुरू हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है कि पहला चरण का चुनाव आदरणीय मायावती जी और हम लोगों ने मिलकर के सहारनपुर से शुरू किया था और आज उसी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हम लोग चंदौली लोकसभा में हैं और इसके बीच में 6 चरण के चुनाव हुए हैं। आप लोग आखिरी चरण के 7वें चरण में चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं। जो देखा है वो यही है कि इस बार गठबंधन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया कर दिया है। और ये बात ठीक है कि अब उन्हें नींद नहीं आ रही है। नींद के साथ साथ जैसे जैसे 23 तारीख आ रही है, अब वो धोखा दिया। जिन्होंने अच्छे दिन की बात कही, अच्छे दिन नहीं आए। जिन्होंने नौकरी और रोजगार देने की बात कही, वो भी रोजगार नहीं आए। हमारे किसानों से कहा कि उनकी आय लागत की 1.5 गुना हो जाएगी और लागत दुगनी हो जाएगी, लेकिन हमारे किसानों को भी कोई लाभ नहीं पहुंचा। जहां आय 2 गुनी होनी थी, नहीं हुई आय 2 गुनी। चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, चाहे वो 102, 108 एम्बुलेंस की सेवा हो, सबको छीनने का काम किया, सबको खराब कर दिया। 100 नंबर भी पुलिस को इंतजाम दिया था कि सुविधा होगी, लेकिन वो भी छिन गया।
इसलिए बताओ, चाय वालों ने धोखा दिया कि नहीं दिया? और वही चाय वाले अब चौकीदार बनकर के आए हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, बताओ चौकीदार की चौकी छिनेगी कि नहीं छिनेगी? चौकीदार तो छिनेंगे ही छिनेंगे, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में भी एक बैठे हैं ठोकीदार। और जब से उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ठोको नीति से ठीक करो, हमारी जनता ही नहीं समझ पाई किसको ठोकना है, पुलिस नहीं समझ पाई किसको ठोकना है, और कहीं पुलिस जनता को ठोक रही है, और जहां जनता को मौका मिल जा रहा है पुलिस को ठोक रहे हैं। बताओ, ऐसी ठोको नीति से कानून व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री आवास में गए, आप जानते होंगे सब, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सरकार गई हो और दूसरी सरकार आ गई हो। किसी ने अपना घर गंगा जल से धुलवाया था। वो भी आपने सुना होगा कि यही प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अगर संविधान नहीं होता तो हम कहीं भैंस और गाय चरा रहे होते। बताओ, ये कहा था कि नहीं कहा था? सोचो, हमारे और आपके बारे में क्या सोचते हैं। और कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं तो वहीं हमारे बहुत पिछड़े साथी हैं, हमारे दलित भाई हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, और हमारे गरीब अगड़े भी हैं। बताओ, उनके बारे में न जाने क्या सोचते होंगे। हमारे छोटे दुकानदार होंगे जो कारोबार कर करके अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, उनके बारे में क्या सोचते होंगे। अगर पाल समाज के बारे होंगे तो बताओ उनके बारे में क्या सोचते होंगे। ये हमारे चौहान समाज के हैं, इनके बारे में न जाने क्या सोचते होंगे। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर हमें संविधान मौका न देता तो हम अपनी गाय भैंस के दूध से और घी से काम चला लेते। हमें संविधान ने मौका दिया, हम मौका मिला हमें, हमने जनता की सेवा की। और अगर संविधान आपको मौका नहीं देता तो बताओ आप बाबा मुख्यमंत्री क्या कर रहे होते। हम तो अपना काम चला लेते दूध और दही से, लेकिन अगर इन्हें मौका नहीं मिलता तो अपने मठ में जाकर के घंटा बजा रहे होते। बताओ, कैसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने नौकरी छीन ली, रोजगार छीन लिए, और हमारे शिक्षा मित्र भी बैठे, इन्हें भी अपमानित कर दिया। अनुदेशक है, इनको सम्मान मिलना था, इनका भी छीन लिया। समाजवादी पेंशन छीन गई माताओं बहनों की, कोई सम्मान नहीं दे सकते हैं। हम इन साथियों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, जब कभी कोई सम्मान देगा तो हम ही लोग मिलकर के आपको सम्मान देने का काम करेंगे आने वाले समय में। इसलिए ये देश का चुनाव है, देश का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है। ये देश की जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये 5 साल में फेल हो चुके हैं। 5 साल इन्हें मौका मिला, लेकिन इन्होंने देश के जनता को धोखा दिया है। इन्होंने कहा कि नोटबंदी से हम अमीरों को सबक सिखा देंगे, गरीबों के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बताओ, नोटबंदी के बाद कितने गरीबों के अकाउंट में पैसा आया है? और जो पैसा आपने जमा किया था, जो वो बैंकों में जमा हो गया, वही काले धन वाले लोग वो पैसा लेकर के भारत छोड़ करके चले गए। इन्होंने कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन बताओ आतंकवाद बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? आज भी नक्सलवाद की घटनाएं हो रही हैं, और अब कहते हैं
कि हमें मौका मिलेगा तो हम आतंकवाद खत्म कर देंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आतंकवाद तो दूर है, लेकिन बताओ, एक सेना का जवान चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन आप उसका मुकाबला नहीं कर पाए। और अगर सेना के जवान का मुकाबला नहीं कर सकते हो तो आप क्या आतंकवाद को खत्म करोगे? इसलिए साथियों, अब इनके भाषण सुनिए। इनकी भाषा बदल गई है, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या कहें। पहले हमारे बाबा मुख्यमंत्री लाल टोपी के लिए कहते थे कुछ, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री भी घबरा रहे हैं लाल टोपी से। पता नहीं क्या हो गया, लाल रंग की टोपी से सब घबरा रहे हैं। और इसीलिए घबरा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का परिणाम उनके पक्ष में नहीं है। और जब परिणाम आएगा तो वो जाएंगे और देश को नया प्रधानमंत्री देने का काम करेगा गठबंधन। इसलिए घबराए हुए हैं और हमें समाजवाद सिखाना चाहते हैं। कहते हैं कि समाजवादियों को समाजवाद के बारे में कुछ नहीं पता। हम उन प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि 2 दिन के बाद आप पे बहुत फुर्सत है, हम आपको कुछ किताबें भिजवा देते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की कुछ किताबें, क्योंकि आप धर्म के ठेकेदार बनते हैं। इसलिए हम उनसे कहेंगे कि कम से कम जब छुट्टियां हों आपके पास तो डॉक्टर लोहिया जी की किताब हिंदू बनाम हिंदू और इतिहास चक्र पढ़ लेना, आपको भारत के बारे में समझ में आ जाएगा। अगर आपने इन किताबों को नहीं पढ़ा तो आप उन बातों को नहीं समझते जिस आंदोलन को लेकर के ये गठबंधन बना है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, ये गठबंधन कोई ऐसे ही नहीं बन गया। ये इसलिए बना है कि जो हमारे गरीब हैं, हमारे पिछड़े, हमारे दलित, हमारे अल्पसंख्यक, जिनको हक और सम्मान नहीं मिला है, उनको हक सम्मान दिलाने के लिए ये महागठबंधन बना है। और ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है। जो इस गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं वो टूट जाएंगे, लेकिन गठबंधन नहीं टूटने वाला है। इसलिए हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं, 5 साल में देश को आपने पीछे किया है। 5 साल में आपने इस देश की अर्थव्यवस्था खराब की है। 5 साल में आपने इस देश पर जो कभी 35 लाख करोड़ कर्ज था, आज 70 लाख करोड़ पहुंचाने का काम किया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बताओ, 5 साल में अगर 35 लाख करोड़ रुपया हमारे किसान, गरीब और नौजवान तक नहीं पहुंचा है तो आखिरकार वो पैसा कहां चला गया, उसका हिसाब किताब तो आप ही दे सकते हैं, क्योंकि सरकार में तो आप थे। इसलिए ये आपके हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। जहां ये प्रचार मंत्री हैं, वहीं देश की अमीर 1% आबादी के प्रधानमंत्री हैं, हमारे गरीबों किसानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं। इसलिए ये चंदौली के लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं। सुना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को देख करके वो घबराए ही नहीं हैं, बल्कि शासन और प्रशासन मिलकर के माफियाओं से गठबंधन करा रहे हैं लोग। सुना है इस गठबंधन का मुकाबला माफिया लोग गठबंधन करके करना चाहते हैं। हम अपने चंदौली के लोगों से कहना चाहते हैं, 19 तारीख को एहसास दिला दो कि जब एक अपनी उंगली से बटन दबाओगे तो कौन सी ताकत है जो आपको रोक पाएगी। आप बटन दबाइए और इतिहास बदलने का काम करिए। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करेंगे। हमारे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ये गठबंधन के डॉक्टर संजय चौहान जी हैं, इनकी मदद करिए, सहयोग करिए। इनको एक एक वोट देकर के इन्हें लोकसभा में भिजवाने का काम करना। बताओ साथियों, इस बार जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? और ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये लोग जो दिखाई दे रहे हैं,
इतनी गर्मी में, दोपहरी में ये हमें भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार चंदौली का इतिहास बदलने जा रहा है और साइकिल सबसे तेज भागने जा रही है। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए। और मैं आखिरी में अपने बहुजन समाज पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं का तो धन्यवाद दूंगा ही दूंगा, और इस गठबंधन को इस ऊंचाई तक लाने के लिए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि यही गठबंधन है जिससे घबराए लोग दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि नया भारत बनेगा, बताओ ये गठबंधन नई सरकार बना करके नया प्रधानमंत्री देगा कि नहीं देगा? अगर चाहते हो कि नई सरकार, नया प्रधानमंत्री बने तो डॉक्टर संजय चौहान को ऐतिहासिक वोट दे करके जिता करके भेज देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। मदद होगी अनुदेशकों, परेशान ना हो आप लोग।